लोगों के सवाल, लोगों के मुद्दे, आम जनता की परेशानियां, यही सब हम बात करते हैं जनसंवाद में। जी मीडिया का एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं जो इस मसले को हल कर सकते हैं, इनकी परेशानियां सुन सकते हैं और उस जो प्रॉब्लम को सोल्यूशन तक यहां पर पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए आज जी संवाद की टीम जो है वो यहां पर पहुंची है जम्मू के आरसपुरा रणबीर सिंहपुरा में, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। और यहाँ पर कई सारी अलग अलग परेशानियां जो हैं वो यहाँ पर लोगों ने झेली हैं, चाहे वो बॉर्डर पर लगातार होती शेलिंग की वजह से पिछले कुछ सालों में जो परेशानियां इन्होंने झेली, और इसके बाद अलग अलग तरह से जो किसान हैं, जो यहाँ की माताएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशनर्स हैं या अलग अलग जो युवा हैं, वो किस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, कौन सी समस्या उन्हें तंग कर रही है और किसका समाधान वो चाहते हैं, इन सब पर आज बातचीत करेंगे। ये सभी बुद्धिजीवी जनता जो है आज हमारे साथ जुड़ी है और इनसे हम पूछेंगे कि जनसंवाद के जरिए, जी मीडिया के जरिए आप किससे सवाल पूछना चाहते हैं, कौन से विधायक, कौन से नेता, कौन से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, कौन से केएस ऑफिसर्स जिन्होंने आज तक इनकी परेशानियों का जो सोल्यूशन है, जो हल है वो नहीं निकाला, इन सब से बातचीत करेंगे। एक बार मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए, अपने लिए बजा लीजिए, क्योंकि ये समय निकाल कर आज आए हैं सभी लोग और जी मीडिया के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से सवाल जो है वो पूछने वाले हैं। सबसे पहले हमारे साथ आरिफ साहब हैं। आरिफ जी खड़े हो जाइए। क्या कुछ परेशानियां, क्या कुछ समस्या इस इलाके की, क्या कुछ आप आज जी मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जो जहां पे आरएसपुरा की ज़मीन पर आए। तो हम आए हुए बुद्धिजीवी हैं जो आरएसपुरा के, वो भी जहां पे आए हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जहां तक आपने समस्याओं की बात की, समस्याओं का तो जहां पे जम्मू कश्मीर में भंडार है। जैसे आपने देखा कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो सपने दिखाए थे केंद्र सरकार ने कि 370 टूटने के बाद जहां पे जो विकास की गंगा है वो बहेगी, जो विकास की लहर है वो बहेगी, लेकिन जैसे 370 इन्होंने तोड़ी, ऐसे ऐसे कानून थोपे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर कि जहाँ का जो गरीब है, जो दिहाड़ी लगाता था 500 रुपये, आज वो जो युवा है वो दिहाड़ी लगाने से मोहताज हो चुका। जैसा कि हमारे जो गरीब लोग ट्रैक्टर वाले थे, मैं पिछले 7-8 साल से जो रेत बजरी है ट्रैक्टर भाइयों के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन देख रहा हूँ आपने हाथ में भी अपने ट्रैक्टर पकड़ा हो। जी बिल्कुल, इसलिए आज हम जो ट्रैक्टर लेके आ गए। ये ट्रैक्टर हमारे से इस सरकार ने छीन लिया है, क्योंकि जो अपनी कमीशन के चक्करों में, अपने पैसों के चक्कर में जो लोगों ने गरीब लोगों को मार रहे हैं। आपने देखा कि गरीब बड़ी मुश्किल से अपना घर का पालन पोषण करने के लिए एक ट्रैक्टर का जुगाड़ करता है, लेकिन आज उसी ट्रैक्टर को इन्होंने माफिया बना दिया। जो बेलचा चलाने वाले हैं वो माफिया बन गए हैं, और जो असली माफिया बैठे हों सरकार के अंदर, उन लोगों को जो देशभक्त बताते हैं। तो हमारा कसूर क्या है इन लोगों का, जो बेलचा चलाते थे लेबर के साथ, ट्रैक्टर के साथ 4 लोग 2 परिवार चलते हैं। तो हम चाहते हैं, परेशानी आज ट्रैक्टर वाले जो हैं वो झेल रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो जब भी कोई रेता बजरी लेने जाता है ट्रैक्टर, तो बोलते हैं जी एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर चलता है साल में 2 महीना चलता है। 2 फसलें लगती हैं हमारे जम्मू में, गेहूं की और चावल की खेती होती है। उसके बाद वो ट्रैक्टर फ्री रहता है। तो जो बच्चा पढ़ा लिखा है या गरीब है वो क्या करेगा, कम से कम अपनी जो नदी नाले हैं उनसे रेत बजरी वगैरह भर के लाएगा, तो अपने घर का पालन पोषण, अपने परिवार को पालन पोषण करेगा और बच्चों को आगे पढ़ाएगा। अब तो वो इतना दुखी हो चुका है कि अपने माँ बाप के उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा है जो हमें आगे सेवा करेगा बुढ़ापे में। आज वो बूढ़े माँ बाप ही परेशान हो गए हैं कि हमने इनको लोन दे के अपनी ज़मीन गिरवी रख के इनको ट्रैक्टर लेके दिया था, आज ये उल्टा हमसे पैसा मांग रहे हैं। तो आप लोगों को मना किया जाता है कि आप मत निकालिए बजरी। मना क्या करना, हमें तो माफिया बना दिया इन लोगों ने। जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं जो हमसे वोट लेके जाते हैं, वो बोलते हैं ये माफिया हैं। आज माफिया की परिभाषा क्या है ये बताएं हमें। माफिया कब बोला जाता है? माफिया तब बोला जाता है जब कोर्ट में जज बोलेगा, लिख के देगा कि वाकई इसने गलत कानून तोड़ा है, कहीं ने कानून तोड़ा है या कानून के खिलाफ गया है, तब उसको जाके माफिया बोला जाता है। लेकिन आज आपने देखा हमारी मेहनत भी रंग लाई, ट्रैक्टर वालों के जो जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। आज ये असेंबली के बीच भिड़ रहे हैं। एक जो हमारे परिहार एमएलए हैं डोडा से, वो बोलते हैं डोडा में कितने ट्रैक्टर हैं, हम परिवार से पूछना चाहते हैं। रणवीर परिहार हैं, हम पूछना चाहते हैं परिहार आपके डोडा में कितने ट्रैक्टर हैं, आपने कितने ट्रैक्टर छुड़वाया आज तक? आज जो एमएलए और मंत्री बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं असेंबली के अंदर, आप लोग बताएं। हमारा ही आरएसपुरा का एमएलए बोलते हैं जी क्रशर लगाते हैं। वो भाई उनके पास पैसा है, उन्होंने क्रशर लगाया ना, अभी लगाए ना।
आपके पास पैसा है लगाइए, किसी ने मना थोड़ा किया ना। लगता है इस पर काम होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। सरकार को अंधी थोड़ी बैठी ना, हमने इनको वोट दे के अपने और डोगरी चाहने का डुंडू टुकिए ने की दिते देना, हमने इनको अपने अधिकार दिए हैं, आज ये हमारे हमें ही माफिया बना रहे हैं। तो इसलिए इनको आपने हिमाचल के अंदर भी देखा कितने लोग ट्रैक्टर लेके बाहर निकले। सॉल्यूशन आप चाहते हैं? देखिए जैसे 2016 में रियलिटी होती थी, बड़े स्मूथली तरीके से सब चलते थे, वैसे रियलिटी हो और सरकार अपना जो पर्ची है रियलिटी है वो ले और चलें। इन्होंने क्या किया कि आपने देखा होगा कि इन्होंने बोलते हैं कि इनके अधिकारियों से, खनन विभाग के अधिकारियों से पूछते हैं, जाते हैं जी हमने ब्लॉक खोले हैं, 2-4 इन्होंने ब्लॉक खोले हैं खान पूर्ति करने के लिए। तो वो उस पर काम होना चाहिए। तो साफ तौर पर आयुष जी धन्यवाद आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। कई सारे और बुद्धिजीवी हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपा देवी है। चंपा जी क्या परेशानियां, क्या समस्या, महिलाएं हो या आपकी जो आप जिनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या कुछ परेशानियां आप बताएं? परेशानियां तो बहुत हैं। जब पहले तो होता था कि जब हमारी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार थी, बोलते थे कि लड़कियां सुरक्षित हैं। तो फिलहाल जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार बनी है, शैलेंद्र चौधरी जी की सरकार बनी है, तो अभी भी लड़कियां इधर सुरक्षित नहीं हैं। तो पहले तो हम नहीं डरते थे, अब डरना पड़ता है। देखो बाहर निकलते हैं, कहीं वहाँ मर्डर हो जाता है, कभी वहाँ मर्डर हो जाता है। तो इनकी जो देख रेख है अच्छी तरह होनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा ये है, जब भी कोई कश्मीर में कोई यूनिवर्सिटी खुलती है और कश्मीर में कोई स्कूल खुलता है तो जम्मू वाले नहीं बोलते, तब जम्मू में कोई खुलता है तो कश्मीर वाले क्यों भड़कते हैं। हम यही बोलते हैं कि उनको भी हक उनका मिलना चाहिए, हमको हक हमारा मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो साफ तौर पर ये महिलाएं जो हैं अपनी अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं जो हैं वो लगातार यहाँ पर झेल रही हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर आपका नाम? स्वर्णलाल। सोनलाल जी, क्या कुछ बॉर्डर के लोगों की समस्याएं हैं? आप यहाँ सरपंच भी रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं, क्योंकि खासतौर पर हमने देखा है कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में भी यहाँ पर शेलिंग जो है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से की गई, अभी क्या हालात है? सर अभी तो हालात नॉर्मल हैं बॉर्डर के, लेकिन पाकिस्तान पे हमें भरोसा नहीं है कि कब ये शेलिंग शुरू कर दे, क्योंकि अभी जैसे कि देश के पूरी दुनिया में हालात जो बिगड़े हुए हैं, तो उससे ये बॉर्डर वालों का खासकर अगर मैं बात करूं तो ये एक डर दिल में रहता है कि कब ये शेलिंग शुरू हो जाए। तो उसके साथ साथ एक तो पाकिस्तान का हमें डर है, दूसरा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ये खासकर जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। चाहे मैं बात करूँ, अगर बिजली की बात करूँ, चाहे पानी की बात करूँ, तो पिछले कई सालों से ये मैं सोच रहा हूँ कि आरसपुरा जो टेल एंड है, ये नहर का पानी आज तक नहीं पहुँचा है। तो जो सरकार की जो स्कीमें हैं ये ग्राउंड लेवल तक बहुत ही कम पहुँच रही है। अगर मैं एक स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान निधि है, अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जो बोल रहे कि मैंने लाखों करोड़ जो है किसानों के खाते में डाले हैं, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो जो बॉर्डर के काफ़ी किसान हैं जो लोकल आलाटी, जिनको हम लोकल आलाटी हैं, उनको आज तक इन्होंने पिछले कई 7-8 साल से इन्होंने के पैसे जो उनके काट दिए हैं, उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ ये सेंट्रल मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है चौहान जी के, वो आए थे, उनके सामने भी हमने ये बात रखी थी कि इन लोगों का कसूर क्या है। अगर खेती कर रहे हैं, एक फार्मर को आप फार्मर निधि दे रहे हैं, कोई इसका कोई है नहीं कि किसी कास्ट के साथ किसी कोई और किसी वजह से आप दे रहे हैं, ये किसान को आप किसान निधि दे रहे हैं, तो इन लोगों के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है। तो इन लोगों को भी 2,000 रुपया जो इनकी किस्त है इनको भी मिलनी चाहिए। और यहाँ बहुत से जो किसान हैं ऐसे इस जो स्कीम के तहत वंचित हैं। और दूसरी जो मैं आपके ये चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जितनी सरकार की जो स्कीमें हैं ये ग्राउंड लेवल तक बहुत ही कम पहुंच रही हैं। इसका कारण है कि जो भी इसको आगे लाने वाले लोग हैं वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच रहे। तो आम जो गरीब आदमी है कि इन स्कीमों का लाभ नहीं ले रहा है। बिल्कुल, आम जनता तक जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं, जो सोल्यूशन है उसको नहीं मिल रहा है। और इसीलिए जी मीडिया की ये कोशिश है, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं जो अपने कई सारे कागजात लेकर भी यहाँ पर पहुँचे, इनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम सर अंकुश रैना। अंकुश जी, क्या परेशानी, क्या समस्या आज युवा जो है खासतौर पर बॉर्डर एरिया का झेल रहा है? सर ये बॉर्डर एरिया का युवा, ये जो जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं,
नियर अबाउट ये आपको मैं दिखा सकता हूँ। हम 1947 पीओजेके के डिस्प्लेस पर्सन हैं जो वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आए थे। नियर अबाउट 33,000 फैमिलियाँ थी जो पीआरओ के रिकॉर्ड में हैं। आई 36,384 थे, बट पीआरओ के रिकॉर्ड में हम हैं 33,000 समथिंग। तो अभी जैसे ने आपने देखा कि 2024 में SO 176 के तहत ST2 स्टेटस दिया गया जितने भी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स हैं। तो हमारे ही भाई जो वहाँ रहते हैं उनको दिया जा रहा है, हमको नहीं दिया जा रहा। ऑन रिकॉर्ड राजौरी, पुंछ राजौरी, पुंछ, पाडर जितने भी रहते हैं उनको दिया जा रहा है। यहाँ जम्मू, कठुआ, हीरानगर, अपना उधमपुर, किश्तवाड़, किश्तवाड़ नहीं, नगरोटा, जितने भी ये पहाड़ी लोग रहते हैं इनको नहीं दिया जा रहा है। इसमें जो हमारे साथ सबसे बड़ा गड़बड़ की गई या स्कैम कह सकते हैं आप जिसको, ये 2011 का जो सेंसेक्स है उसमें ये जम्मू में रहने वाले पहाड़ियों को ज़ीरो दिखा दिया गया है। अगर आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं यहाँ पर ज़ीरो दिखा दिया गया है। तो हम हैरान हो गए कि कैसे, हमको था जब ये दिया जाएगा सबको दिया जाएगा। तो जब ये 2018 में ये बिल पास हुआ, सबसे पहले ये बिल पास हुआ था, PSP 4% दिया गया था पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स। लेकिन आप जानते हैं भाषा के आधार में कोई भी रिजर्वेशन नहीं आती, इसलिए उसको अमेंडमेंट करके 2024 में ST2 कर दिया गया। ST2 में कितनी रिजर्वेशन मिलती है? 10% रिजर्वेशन है सर, और ये हमारा हक है। मतलब हम भीख नहीं मांग रहे हैं। ये रिजर्वेशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है जो लोगों के लिए? हर जगह स्कूल, कॉलेजेस, जॉब्स तो आप छोड़ ही दे, स्कूल कॉलेजेस में ये हर जगह हमको रिजर्वेशन मिलेगी। और ये हमारा हक, मैंने आपको बोला, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने वो सेक्रीफाइस किया है। हमारे बुज़ुर्ग वहाँ पर मरे हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी बहू बेटियों की, ताकि उनकी इज्जत, उनकी आबरू ना लूट पाएँ कबाली, उसलिए उन्होंने अपने हाथ से जलाया उनको। हम कोई भीख थोड़ा ना मांग रहे हैं, हम जो हमारा हक बनता है हम वो मांग रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 2011 का सेंसेक्स से जब छेड़छाड़ की गई उसके बाद हमने RTA लगा के सेंसेक्स निकाला, उसमें क्लियर लिखा गया है, ये देखो जम्मू और कठुआ में कितने पहाड़ी रहते हैं। ये छेड़छाड़ अब किसने की, ये हम पूछना चाहते हैं। उसके बाद अभी जो ऑर्डर आया उसके मुताबिक जैसे हम तहसीलदार साहब के पास जाते हैं तो उनसे ये, उसमें तहसीलदार साहब, जैसे ये है हमारे आरसपुरा के चंद्रशेखर जी का तहसीलदार साहब का, उन्होंने लिखा है कि मुझे गाइडलाइंस नहीं है, मैं इशू नहीं कर सकता हूँ। यहाँ के लोगों को नहीं यहाँ के लोगों को हो रहे हैं, पिक एंड चूज हो रहा है। लाइक अभी जम्मू और कठुआ मिला के 70 समथिंग बन चुके हैं, लेकिन वो पिक एंड चीज हुआ है, जिसकी सिफारिश चल रही है उसका बन रहा है, अदरवाइज आम लोगों का नहीं बन रहा है। उन्होंने जवाब दे दिया जी मुझे गाइडलाइंस नहीं है। फिर कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, उसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये क्लियरली लिखा है, ये देखो, द बेसिस ऑफ एथनिसिटी नो जोग्राफिकल लोकेशन इज एप्लीकेबल फॉर दिस। कहीं पर भी वो कहीं पर भी हो सकता है। हमारी कोई नहीं सुन रहा है सर। मैं आपको बताऊं, पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर की जो सरकार नई बनी है, उमरुद्दोला सरकार, उनके नेताओं से आप मिले किसी से? सर हम CM से मिले हैं, हम CM से मिले हैं, वानी एडवाइज़र साहब से मिले हैं, हम रंधावा साहब से मिले हैं, हम LG से मिले हैं। कोई ऐसा लीडर नहीं हमारे यहाँ। नरेंद्र शर्मा जी, चलो हम उनकी तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने हमारा ये इशू असेंबली में उठाया, ठीक है। उसके रहना जो यहाँ के MLA, हाँ जी, उन्होंने हमारा ये इशू असेंबली में उठाया। उसके बाद हम शुक्रगुजार करेंगे रमन बल्ला जी का भी, जिनके वजह से हम CM और अपने LG साहब को मिल सके। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है कि एक प्रोटेस्ट, हम प्रोटेस्ट के माध्यम नहीं जाना चाहते थे, हम नहीं सड़कों पे उतर के लोगों को तंग करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम प्रोटेस्ट पे उतरेंगे। ठीक है। तो साफ तौर पर ये ST2 का मुद्दा हमने पहले भी देखा था कि कुछ और युवाओं ने भी भोर कैंप में उठाया था। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने लालटेन जो है वो यहाँ पर पकड़ी हुई है, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? हाँ जी, सुरेश रिफ्यूजी। सुरेश जी, लालटेन आपने पकड़ी हुई है, क्या कारण है कि इतने रोशनी में भी आपने लालटेन? हाँ जी, रोशनी कहाँ है, हमारी आंखों से देखो। 5 अगस्त 2019 को हमारी स्टेट व स्टेटस तोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर मजहबी फिरका प्रस्ती अंतर सीमा पे है, बेहद है। जम्मू वर्सेस कश्मीर, हिंदू वर्सेस मुसलमान है, धूल है। तो हमको ये रात का तो अंधेरा था, ये दिन में भी अंधेरा है। ये 5 अगस्त 2019 से पकड़ी हुई। आज मैं आरसपुरा में जो भी खामियां कमियां आपके माध्यम से पेश करूंगा। आरसपुरा SDH हॉस्पिटल में लिफ्ट लगी है, चलती नहीं है, लोगों ने थूक के लाल कर दिए। ऐसा क्यों? एडिशनल सेशन कोर्ट आरसपुरा में 1 साल पहले ऐलान हुआ, बिल्डिंग बन के तैयार है,
खुल नहीं रही, ऐसा क्यों? लीगल काम जो भी हैं वो कभी नहीं होते। जहाँ पर सुंदरपुर में सफेदे के को 300 हैं पेड़, जो कि HT कैनाल पे, रणवीर कैनाल और बस्ती के ऊपर लेटे हुए हैं। कभी भी वो पेड़ एक भी अगर आंधी तूफान में पलट गया तो वो बस्ती भी गई, वो कोठी भी गई, HT के खंबे भी गए, कैनाल भी बंद होगी। और ये हरनिया रोड है, गाड़ियाँ उधर बहुत चलती हैं, कुछ जो भी नीचे आएगी वो भी जाएगी। क्या ये गवर्नमेंट किसी हादसे का इंतजार में है? रायका सारी परेशानी आप लिख के लाए हैं। हाँ, लिख लें। रायका जंगल क्यों काटे जा रहे हैं? ये RSपुरा की म्यूनसिपल कमेटी के अंदर एक कुर्सी पे ऑफिशियल बंदा एक है, डेथ एंड बर्थ, बाकी सारी कुर्सी खाली। कोई EO, सेंट्री इंस्पेक्टर, सेंट्री सुपरवाइजर सभी मतलब रिटायर हो चुके हैं। नए भर्ती क्यों नहीं? ये कब भर्ती होंगे? ये कैसा विकास है? अच्छा, रणवीर नहर की सफाई हर साल होती है, तसल्ली बख्श नहीं होती, और जो भी उससे रेत निकाला जाता है उठाया नहीं जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि आंधी तूफान में ये हमारी आंखें, कपड़े, हमारे फेफड़े फाड़ेगा। ऐसा क्यों? गवर्नमेंट क्यों ध्यान नहीं देती? और मैं ये अपील भी करता हूँ, चेतावनी भी देता हूँ कि जो रेत उठाया जाए, वरना हम रोड बंद करेंगे। अच्छा, हमारी रियासत तोड़कर हमको डोमिसाइल के, हमको दूसरे दर्जे का बना दिया। इसका हमें हार्दिक दुख है। हमको इतने दुख देने के बाद जब हम ये पंक्तियां सुनते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हमको बहुत दुख होता है कि क्या ये विकास है कि विनाश है। धन्यवाद। तो साफ तौर पर कई सारी परेशानियां जो हैं इन बुजुर्ग ने हमारे साथ शेयर की। सर, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी मोहन सिंह। चौधरी जी, क्या परेशानियां आपके लोग यहाँ पर झेल रहे हैं, आप यहाँ पर झेल रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आपका जी न्यूज़ का वेलकम करता हूँ कि आप एक आम गरीब जनता की आवाज़ उठा रहे हो। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मैं तो चाहता हूँ हर 3-4 महीने बाद कम से कम एक प्रोग्राम करें, ताकि लोगों की प्रॉब्लम हाईलाइट होती रहे। ये अंधी बहरी सरकार है, वो जागे। सबसे मेन मुद्दा हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था जब इलेक्शन होगी हम गवर्नमेंट देंगे, सरकार देंगे, जहाँ का स्टेट देंगे। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं भाई? आज 1.5 साल के करीब होगी हमारी इलेक्शन हुई, आज तक स्टेट क्यों नहीं? आप MLA जिता की सरकार बना रहे हो, MP जिता रहे हो, अपनी सरकारें बना रहे हो, लोगों का हक क्यों नहीं दे रहे? जब हमारी सरकार होगी, इसके पास राइट होंगे, हम इनको पकड़ेंगे, हम इनके खिलाफ मुर्दाबाद करेंगे। जब तक इनके पास पावर नहीं है, यहाँ का CM एक सिपाही को नहीं पूछ सकता, तो क्या पावर है? सारी पावर LG के पास है। दूसरी बात, जो बाहर से जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो आउट होने चाहिए। जहाँ जम्मू कश्मीर के क्यों नहीं? यहाँ लड़के ने IAS किया है, JKS की है, सब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें ये भी कर सकते, यहाँ क्यों नहीं? बार बार आता है, लूट के ले जाता है, लोगों की बात कोई नहीं सुनता। दूसरी बात, ये कुलिया टू RSपुरा रोड मैंने 5 बार फाइट करके जो रोड पे लुक लड़वाई, वो ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी का, वो छोड़ के चला गया बीच में, उनके बिल निकल गए होंगे, दोबारा रिपेयर नहीं करा, ना डिवाइडर बना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, पहली सरकार है, मैं सबको नंगा करूँगा, आज तक दोनों तरफ नाला नहीं बना। जो हमारा कुलिया से पानी आता है सीधा पलखू नाला में जाता है, पाकिस्तान जाता पानी, वही क्यों नहीं? अगर बर्बादी हो रही है रोड की, बार बार हो, तो हमारा लॉस है, वो गरीब जनता का पैसा है, हमारे खून पसीने का पैसा है। ये सरकारें क्यों नहीं काम करती? ये महकमे क्यों नहीं काम करती? आज तक किसी ने भी, जितने भी MLA मंत्री हैं, हर पार्टी की मैं बात करूँगा, किसी ने उस नाले को नहीं बनाया, सिर्फ झूठी बातें करते हैं। हॉस्पिटल की बात की उन्होंने, बिल्डिंग बनी हुई है कांग्रेस के टाइम की, आज तक वहाँ काम नहीं। ये रेफर हॉस्पिटल है, इसको बोलते हैं रेफर हॉस्पिटल। किसी को सिर दर्द है, चलो जम्मू, किसी को पेट में दर्द है, चलो जम्मू। जहाँ किसी को एक टिक्की नहीं को दे के राजी। जो दवाइयाँ हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, मेडिकल सरकारी हैं, उनमें दवाई वो नहीं मिलती। हाँ, आयुष क्या बोलते हैं उनको, वो वहाँ दवाई नहीं मिलती।
दवाइयों की सेटिंग होती है सारी। ये तीसरा मुद्दा जो मेरा आ रहा है कि किसानों का इंश्योरेंस कर दिया सरकार। भाई जब खराब हुआ, जो पीछे फ्लड पड़ा, अभी तक मेरे किसानों को पैसा नहीं मिला, चंद लोगों को मिला, फॉर्मेलिटी के तौर पे अंधे बना के उनको दे दिया, तो आज तक लोग रो रहे हैं। किसानों को पैसा क्यों नहीं भाई? उनकी फसल खिलाफ क्यों नहीं पूछता? बाहर के लोग मर रहे हैं, हर वक्त रिस्क में रहते हैं, कब पाकिस्तान हमला कर दे, उनको क्यों नहीं पूछा जाता? एक मैं छोटी सी और बात करना चाहता हूँ। मेरा रांगोर मौलानिया गांव है, वहाँ से बेगा गांव हमारा यूरो लाइन पे जो अब्दुलिया को रोड जाता है, सीधा बीच में रोड बनता है जो हमें बचाता है पाकिस्तान की फायरिंग से। अगर हम बेगा बराबर अब्दुलिया रोड पे आए, वहाँ हमारी कैजुअल्टी है 2-3। अगर दूसरी रोड वहाँ लगती हैं हमारी ये क्या नाम तोपें लगती हैं, उन पे वो वार करता है दुश्मन, तो मरते लोग हैं बेचारे। अब वो एक बीच वाला रास्ता है, वो पीछे मैंने पूरी कोशिश की, वहाँ इनके मंत्री थे बीजेपी, उनके लिए हमारी बात से नहीं, मैं 2 करोड़ का प्रोजेक्ट भी बनाया, मगर अभी वो रास्ता अगर बन जाए हमारा गरीब जनता का तो हमारा भला हो सकता है। कभी भी मुसीबत है हम बीच में से सेफ निकल सकते हैं, हमारे मवेशी लेके बाल बच्चा लेके निकल सकते हैं। ये सरकारें ध्यान नहीं दी, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन। इनको चाहिए कमीशन अपना टाइम। ये चिट्टा क्यों बिक रहा है, कहाँ पुलिस हुई? मैं बोलता हूँ मुझे 1 महीने का SHO बना दो, ये चिट्टे वाले को दिखाई दे दे तो मेरी बाजू काट देना, हमें इतनी जरूरत। कोई कुछ नहीं, सब इनके मिली वक्त है। बड़े बड़े चिट्टे वाले को नहीं पकड़ते भाई, जो कंट्रोल लेके फिरते हैं क्यों नहीं पकड़ते? आज तक जो गुजरात में पकड़ा था, पता नहीं केरते हैं कौन पकड़ा था, उनको क्यों नहीं पूछा गया? पीछे क्यों नहीं चलते? दूसरी बात मैं करूँगा एक और, शराब का ठेका, शराब जाते हैं शराब से, कौन पकड़ाएगा? मोहर जो 50 क्वार्टर 100 क्वार्टर मेरे पास, वो भाई ठेके वाला क्यों नहीं पकड़ा जो दे रहा है उसको? उनके साथ मिली वक्त है, उनकी कमीशन है, उनके बिजली लगे हैं, ये सारे मुद्दे बहुत हैं, पर एक ही आदमी नहीं कर सकता। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पूछो ताकि आपको नई बात मिलेगी। यह है दिया। धन्यवाद सर। सर आपका नाम सर? मैं दर्शन चौहान, मैं एक्स सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स का प्रेसिडेंट JNK का। आपकी संस्था है, क्या कुछ परेशानी है आपके लोग जेल में? हमारी परेशानियाँ बहुत है, जबकि ये सरकार बनी हुई है सेंटर में। हमारे जो MP हैं जम्मू कश्मीर से श्री जुगल किशोर जी, आज तक इन्होंने पार्लियामेंट में किसी की बाज नहीं उठाई। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी का और संजय सिंह जी आम पार्टी के MP, जो राज्यसभा में एक जोरदार बात पैरामिलिट्री फोर्स की उठा रहे हैं। हमारे बॉर्डर पे 0 लाइन पे शहीद होते हैं, ना उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है, ना उनके बच्चों को कोई फैसिलिटी है, ना उनके पेरेंट्स को कोई पूछता है, ना कोई मेडिकल है, ना कोई पेंशन है। 0 एक विडो पेंशन है 9,000 रुपया। मुझे बताइए डिफेंस फोर्सेस कहाँ पर है? जम्मू में बैठी हुई है। पैरामिलिट्री फोर्स 0 लाइन पे है। पहली गोली किसको हिट होती है? BSF को। सियाचिन ग्लेशियर में RTB भी बैठी हुई है, और ये सरकार हमेशा झूठ बोलती आई है। प्राइम मिनिस्टर जाता है सियाचिन ग्लेशियर में, वहां निरा झूठ बोलता है, लोगों को कहता है मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को बन पेंशन दे दिया है, ऑल फैसिलिटी डिफेंस की दे दिया है। कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ पे झूठ और निरा झूठ बोलता है। अभी कुछ दिन पहले BSF का जवान छुट्टी आया था, और उसके साथ जो दुर्घटना हुई है, सब लोग बड़ी निंदनीय दुर्घटना हुई है, लेकिन आज तक बीजेपी ने किसी MLA ने कोई रिएक्शन नहीं, कोई बयान नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। हमारे बॉर्डर के पैरामिलिट्री फोर्सेस की क्या डिमांड्स हैं जो आप थोड़ा सा बताएं? सर, एक तो पेंशन उनकी जो बैकफुट पे, बिल्कुल बैकफुट पे पेंशन है, और दूसरी बनरेगमन पेंशन वो बिल्कुल नहीं दिया, मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है, उनके बच्चों की रिजर्वेशन नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस CGHS के अंडर कवर नहीं होते? होता है, लेकिन एक जो पेंशन आया आज से 20 साल पहले, उसके पास तो रोटी खाने को नहीं है, वो वहाँ से 50,000 रुपये कहाँ से जमा कराएगा? पहले आप बताइए ना मुझे, कहाँ से जमा कराएगा? सर, CGS की है, लेकिन वो 50,000 रुपये देगा तभी इसको फैसिलिटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नहीं, आर्मी में ऐसा रूल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस से काम लेते हैं, हर जगह टमाटर की तरह फीड हो जाता है पैरामिलिट्री फोर्सेस को। जहाँ देखो इलेक्शन देखो पैरामिलिट्री फोर्सेस को, MLA के MP के हो, जहाँ राज्यसभा के हो, किसी में पंचायती इलेक्शन हो, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स को चूज करते हैं। और इनको अभी क्या टकराव हमारा करा दिया है, जो पैरामिलिट्री फोर्स का असिस्टेंट कमांडेंट, क्या वो BSF, CRP, IA, CSF, ITBP और IPS के अंदर टकराव कर रहे। एक हमारा असिस्टेंट कमांडेंट वो 15 साल में डिप्टी कमांडेंट बनता है, और IPS
जो आईपीएस है वो 15 साल में आईजी बन जाता है? ऐसा रूल क्यों है? और हमारे को 10% रिजर्वेशन दी जाती है, उनको 90% दी जा रही है, ऐसा क्यों है? जो शाह ने, होम मिनिस्टर ने एक स्पेशल बिल लाके और एक नंबर पर आईपीएस को, पर इनके बिना ये पैरामिलिट्री फोर्स नहीं चल सकती। जब आईपीएस को ये ही नहीं पता पैरामिलिट्री फोर्स का ग्राउंड लेवल क्या है, वो अपने केडर आता 2 साल के लिए, डीजी बनता है, उस फोर्स को लूट के चले जाता है, पूरा लूट लेता है, खाली कर देता है। दूसरा आता है डीजी, बहुत टाइम पास करता है, निकल जाता है। तो पैरामिलिट्री फोर्स का माई बाप है कौन है? गृह मंत्री वो नहीं पूछता, प्राइम मिनिस्टर वो नहीं पूछता, जगह जगह झूठ बोलते हैं, हर जगह झूठ बोलते हैं। और हमारी बिड्डोज हैं, आप देखो उनको, अगर हमें पता होता जे पहले आप इधर आते हैं, मैं बिड्डो को इकट्ठा करता। 9,000 रुपया पेंशन, डीए पाके 14,000 रुपया पेंशन है, 3 बच्चे उनके, वो क्या कर रहे हैं? उनके बेचारे को रोटी कहाँ से खिलाएगी, शादी कहाँ से करेंगे? और डिफेंस फोर्सेस का एक सिपाही जिसने बॉर्डर की शक्ल आज तक नहीं देखी, मेरा गुस्सा नहीं करना, मेरे जहाँ भाई कोई वो आर्मी के बैठे होंगे, गुस्सा नहीं करना, हमारे बड़े भाई हैं वो, लेकिन हम जायज बात बोलते हैं। जो आर्मी का एक सिपाही जिसने बॉर्डर नहीं देखा, एक उसके अफसर ने बॉर्डर नहीं देखा, जीरो लाइन बॉर्डर कहाँ, पिलर कहाँ पर है, और उसकी पेंशन देखो दुनिया भर की, एक सिपाही का और बीएसएफ के सिपाही का एक 30,000 रुपये का अंतर है सर, और अफसर का 50,000 रुपये का अंतर है, डीआईजी आईजी का। तो प्लीज़ मेरी बात जो सरकार के पास पहुंचनी चाहिए। हम भी सड़कों पे आ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर सकते। और एक प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी, हमारे बॉर्डर एरिया के एमएलए वो कहाँ भी जाते हैं निरा झूठ बोलते हैं। पब्लिक ने उनको जिताया है, उसकी बिरादरी ने जिताया है, वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, बोलता मुझे शेड्यूल कास्ट ने वोट नहीं दिए, और जहाँ जाता है वो झूठे वादे करता है लोगों के साथ। और आज तक उसने एक काम नहीं किया, 1.5 साल हो गए एमएलए बने हुए, और एक काम नहीं उसने किया, सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाता है। मैं कहता हूँ ऐसे एमएलए को ना जूतों का हाथ डालना चाहिए पब्लिक ने। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। तो कई सारे और लोग भी इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आप भी कोई परेशानी अपनी बता रहे थे हमें पहले, क्या नाम है सर आपका? खड़े होइए। सर मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मैं मलकपुर पंचायत मीरा साहब में रहता हूँ। सर मैंने एक आरटी लगाई थी बिजली डिपार्टमेंट के बरखिलाफ, वो लगाई थी कि जिन्होंने 4-4, 5-5 एसी लगाए हुए हैं उनका भी 1200-1500 बिल आता है। जिन्होंने कुछ भी घर में नहीं लगाया, एक बल्ब लगाया, एक पंखा लगाया, उनका भी उतना ही बिल रखते हैं। मैंने इसलिए आरटी लगाई थी, चलो इनकी मुझे जानकारी हो। मैंने आरटी लगाई, उसका जवाब भी कोई नहीं दिया। फिर मैंने एक्शन को उसका लिखा कि ये जो हमें जवाब नहीं दे रहे, उन्होंने भेजा इनको, इन्होंने फिर मुझे ऐसे लिख के भेज दिया कि भाई कोई इसका हम जवाब नहीं दे सकते, हम किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अगर नहीं आरटी में इन्फॉर्मेशन दे सकते तो फिर आरटी को बंद कर देना चाहिए ना। क्यों बनाई हुई है सरकार ने, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाता है? आरटी का मतलब ये है कि जो भी किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलनी चाहिए। तो ये थोड़ी होता है कि मैंने कोई आरटी लगाई तो उसका जवाब नहीं देना, तो बाद में बोल देना हम किसी की जानकारी नहीं दे सकते। ऐसा कोई संविधान बनाया हिंदुस्तान ने जहाँ सरकारों ने बढ़ाया गया? लोगों को किसानों को परेशानी आ रही है बिजली की? सभी को आ रही है। मैंने आपको बताया कि जिन्होंने 4-4, 5-5 एसी लगाया उनका 200-250 बिल आता है। जिन्होंने एक पंखा लगाया, एक बल्ब जगाया, उनका भी उतना ही 1200-1500 बिल आ रहा है। इसलिए तो मैंने लगाई थी, तो लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अभी मैंने एक्शन को भेजी थी, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। अभी मेरी कोशिश है कि मैं दिल्ली में भेजूँगा इसको, उसी लेटर को दोबारा दिल्ली में भेजूंगा, उसकी अपील दिल्ली में लगाऊंगा, हो सकता है उधर से कोई जवाब मिले मुझे। धन्यवाद। तो साफ तौर पर अलग अलग परेशानियां जो हैं वो यहाँ के लोग झेल रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम तिलकराज भगत है, मैं पूर्व सरपंच हूँ। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो यहाँ आप आए आरसपुरा में और अपनी लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुन रहे हैं। सबसे पहले जय भीम, जय भारत। आज हमारे जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम जो है, जो इतना बिगड़ चुका है केंद्र सरकार की नालायकी के कारण, कि आज सरकारी स्कूल जो हैं वो लगभग बंद कर दिए जा रहे हैं। प्राइमरी तक तो बंद हो चुके हैं, अब 8वीं जो मिडिल क्लास के हैं वो भी बंद हो रहे हैं। बेकारी इतनी बढ़ गई है। पहले लोग कहते थे कि गरीब के घर में चिराग जलेगा, चिराग उसको बोलते थे कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन ये केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने गरीबों की पढ़ाई छीन ली है और प्राइवेट स्कूलों में
परेशानी झेल रहे हैं बच्चे। हाँ झेल रहे हैं। जहाँ के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी इतनी फीस हो चुकी है कि गरीब आदमी जो है वो तो उनके गेट की तरफ नहीं देख सकता। इतनी महंगाई कर दी है, किताबें नहीं खरीद सकता। तो जिस देश के बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो देश तरक्की कैसे करेगा। और आज मैं ये भी कहूँगा, इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी काला धन हम वापस लाएंगे। ये बीजेपी वालों, वो काला धन वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि वो कांग्रेस ने बाहर भेजे और बीजेपी वालों ने उनको संरक्षण दिया, उनको वापस नहीं लाया। जो कहते थे आपके खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा, क्यों नहीं आया आज तक? ये बीजेपी देश को लूट रही है। और हाँ, एक इन्होंने तोहफा जरूर हमारे लोगों को दिया है, हमारे बच्चों को जो चिट्टे की इतनी अंधेरी आई है, चिट्टा इतना आया है कि हर दूसरे दिन हर एक दिन इतने बच्चे मरे पड़ते हैं, बाहर खेतों में मिलते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। जो एक ग्राम वाला मिलता है उसको उसके साथ एसपीओ फोटो खिंचाता है, जो कंट्रोलर वाला मिलता है उसको नहीं पकड़ता कोई भी। तो इसलिए आज आपके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ेगी बेटी? आए दिन बेटियों का हत्या करके रेप करके उनको खेतों में फेंक दिया जाता है, एफआईआर तक नहीं लगती। क्या जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के बाद यूपी बिहार बना दिया है? आए दिन घर से बुला करके नौजवानों के कत्ल किए जा रहे हैं। कल्याणा में एक कत्ल हुआ, घर से बुलाया और रामगढ़ में उसका डेड बॉडी मिली, खेतों में उसका पोस्टमार्टम हुआ। क्यों हुआ? आपको लगता है इन चीज़ों पर काम करने की जरूरत है? काम करना चाहिए, काम नहीं कर रहे हैं, झूठे वादे करते हैं। ये वादे क्या हैं बीजेपी वाले? ये क्या हैं कि पहले एक हमारा कोई छौका था तो उसके बेटे ने पूरी जायदाद बेच दी, बड़ी कोठी बना ली, बड़ा बंगला बना लिया, बड़ी गाड़ी ले ली। उसके बाद क्या हुआ कि आज उसके जो पोते हैं उनके लिए मकान बनाने के लिए नहीं है, देश को उन्होंने बेच दिया है। बेकारी इतनी हो चुकी है कि नौजवान जो है वो नशे की ओर जा रहा है, काम काज कोई है नहीं। और हमारा जो डेली वेजर है, जो पिछले लंबे अरसे से ये बीजेपी वालों कहे जब इलेक्शन आती है हम आपका पक्का करेंगे, हम आपका पक्का करेंगे, किसी ने डेली वेजर की बात नहीं सुनी है और वो खाली हाथ अपने घर को वापस जा रहे हैं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। तो सर आपसे बात, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विष्णु दास है जी। अभिषेक जी, क्या परेशानी है यहाँ के लोग झेल रहे हैं, क्या समस्या है? देखो जी, सबसे बड़ी परेशानी तो जो बॉर्डर एरिया है वहाँ के लोगों को 5 किलोमीटर तक बिजली में छूट थी, जो मीटर लगा रहे हैं या तारें डाल रहे हैं स्मार्ट मीटर की, वो उनको बॉर्डर एरिया में कंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए थी। और साथ साथ में जो बॉर्डर एरिया के जितने भी स्कूल इन्होंने प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल मर्ज किए हैं, उनकी बच्चियों की जो शिक्षा है उस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो अकेडमियों में बच्चे पढ़ाएं। और अकेडमी वालों ने इतनी फीस बढ़ा दी है कि 10-10, 15-15 हज़ार हर साल एडमिशन का ले रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि एक ही दफ़ा एडमिशन का चार्जेज लिया जाएगा। लेकिन ये अपनी मनमर्जी से एडमिशन चार्ज भी ले रहे हैं, ट्यूशन फीसें भी बढ़ा रहे हैं। और जो बॉर्डर के रोड हैं वो उनकी खस्ता हालत है। ये मेन रोड जो यहाँ आरसपुरा से चिकरोई को जाता है, वहाँ पर मेन नहर के ऊपर 1 महीने से पुली टूटी पड़ी है। कोई भी गाड़ी आते जाते हैं अंधेरे में वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। लेकिन उस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है। ये बीजेपी और एनसी गवर्नमेंट दोनों मिले हुए हैं, जो दोनों एक ही मिल के काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो 47 से यहाँ के बाशिंदे हैं, जो आज तक लोकल लाटी ज़मीनें उनको आज तक हक नहीं दिए गए, उनको हक देने चाहिए। यही हमारी है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। तो साफ तौर पर जी मैम। सर मैं एक मुद्दा और उठाना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ। जैसे हमारे सरपंच साहब जी ने बोला कि बीजेपी की सरकार आई है तो ऐसे किया है। देखो, बीजेपी की सरकार आए हुए 25 साल नहीं हुए, कांग्रेस ने 70 साल राज किया हमारे जम्मू कश्मीर में। क्या बनाया हमारा? अगर हमारा गैस सिलेंडर हमारा 5000 का भी हो जाए ना, फिर भी हम सरकार बीजेपी की ही लाएंगे। और दूसरी बात, ये बोल रहे हैं बहन बेटियों का कत्ल हो रहा है, ये हो रहा है। ये जम्मू में जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, सुरेंद्र चौधरी से मैं बात करना चाहती हूँ, बात बोलना भी चाहती हूँ। मैं डरती नहीं हूँ किसी से। अगर जो आपकी सरकार है, आपकी सरकार जम्मू कश्मीर में आई है इसलिए मर्डर हो रहे हैं, आप इन पर रोक लगाइए। और ना ही मोदी सरकार से आप मतलब उनके ऊपर मतलब अधोबो अपनी बात
एक सेकंड सभी का देखो इसे पॉलिटिकल मुझे एक मिनट कृपया बैठ जाइए। देखिए इससे मैं देखिए इससे पॉलिटिकल मंच ना बनाकर इससे जी मैं आपकी परेशानी मैंने सुनी, आपकी भी सुनी, सबकी परेशानी। देखिए इससे पॉलिटिकल मंच हम नहीं बनाएंगे, हम इसे पॉलिटिकल सब अपनी मेरी बात सुनना चाहते हो आप? ठीक है मेरी बात सुनो। बोल रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। बीजेपी ने सब कुछ बनाया हुआ है, सब कुछ। और जो कांग्रेस की बात कर रही हूँ, कांग्रेस ने 70 साल राज किया हमारे जम्मू कश्मीर में। उसने क्या किया? कुछ नहीं बनाया हमारे जम्मू कश्मीर का। और दूसरी बात, एक सेकंड, जो आप बात कर रहे हो क्या बोलते हैं बहू बेटियों की, नरेंद्र भाई मोदी जी नहीं कहता कि बहू बेटियों के ऊपर हाथ उठाए। ठीक है, हम यही चाहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, हाँ धन्यवाद। तो साफ तौर पर सभी ने अपनी अपनी परेशानियां जो है सामने लगी। आप बोलना चाहेंगे कुछ? ठीक है जो बोल दिया। धन्यवाद। तो साफ तौर पर सबने अपनी अपनी परेशानियां रखी। कोई भी पॉलिटिकल मंच जो है ज़रूर लोगों ने अपनी अपनी परेशानियां जो है सामने रखी। जनसंवाद का मेन मकसद यही है कि आप लोगों की जो परेशानियां हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाए। इन सभी का धन्यवाद कि सब लोग हमारे साथ जुड़े थे और इसी तरह से हम अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं ताकि जनसंवाद का जो मुख्य मकसद है, जो हमारा मोटिव है कि जनता की आवाज़ उन प्रतिनिधियों तक, उन अफसर तक पहुँचाई जाए जो इनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। और आप भी जो है वो हमारे साथ जुड़िए, इसी तरह से अपनी राय भी हमारे साथ साझा करते रहिए ताकि इस कार्यक्रम को हम और मजबूती देकर आपकी आवाज़ जो है ऐसे यहाँ पर उठाते रहें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी मानिक कैनी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।